डियर स्टूडेंट्स, दुर्गा ट्यूटोरियल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 12वीं कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के पद खंड की 5वीं कविता, जिसका नाम है कबीत, और इसके कवि हैं महाकवि भूषण जी। तो आइए सबसे पहले हम आपका परिचय कवि जी से कराते हैं। भूषण का हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। वे वीर रस के अद्वितीय कवि थे। रीतिकालीन कवियों में वे पहले कवि थे जिन्होंने हास्य विलास की अपेक्षा राष्ट्रीय भावना को प्रमुखता प्रदान की। उन्होंने अपने काव्य द्वारा तत्कालीन असहाय हिंदू समाज की वीरता का पाठ पढ़ाया और उसके समक्ष रक्षा के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। वह निसंदेह राष्ट्र की अमर धरोहर हैं। भूषण रीतिकाल के 3 प्रमुख कवियों में से एक हैं। अन्य 2 कवि हैं बिहारी तथा केशव। रीतिकाल में जब सब कवि श्रृंगार रस में रचना कर रहे थे, वीर रस में प्रमुखता से रचना कर भूषण ने अपने को सबसे अलग साबित किया। भूषण हिंदी कविता में रीतिकाल के एक प्रसिद्ध कवि हैं जिनका हिंदी जनता में बहुत सम्मान है। वे जातीय स्वाभिमान, आत्मगौरव, शौर्य एवं पराक्रम के कवि हैं। वीर रस के इस महान कवि ने फरकती हुई मुक्तक शैली में छत्रपति शिवाजी और बुंदेला वीर राजा छत्रसाल की वास्तविकता पर आधारित बिरुदावलियां गाई हैं। उनकी लोकप्रियता का यह प्रमाण है कि जनमानस में भूषण वीर रस के पर्याय और प्रतिमूर्ति की तरह प्रतिष्ठित हैं। रीतिकाल में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। प्राय सभी कवि श्रृंगार की कविता लिखते दिखलाई पड़ते हैं। इस प्रधान प्रवृत्ति और भाव प्रवाह से अलग हटकर भूषण ने वीर रस को प्रमुखता दी और उसी के अनुरूप अपना स्वतंत्र पथ निर्मित किया। अब आइए परीक्षा के ख्याल से जो बिंदु महत्वपूर्ण है उसकी चर्चा हम आपको करते हैं। इनका जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु 1715 ईस्वी में हो गई। इनका जन्म स्थान टिकवापुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश था। पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। इनका उपनाम भूषण था। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र शाह ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। आगे उपनाम भूषण इतना प्रसिद्ध हुआ कि मूल नाम लोग भूल गए। तब आपके मन में प्रश्न उठता होगा, तो फिर इनका असली नाम क्या था, इनका मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था घनश्याम। इनके प्रमुख आश्रयदाता थे छत्रपति शिवाजी, शिवाजी के पुत्र साहू जी एवं पन्ना के बुंदेला राजा छत्रसाल। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के भाई के रूप में जाने जाते हैं, यानी इनके भाई भी कवि थे। इनकी कृतियां हैं शिवराज भूषण, जो 384 छंदों में 105 अलंकारों के रूप में छत्रपति शिवाजी का जो है प्रशंसा करती है। 52 मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान है और एक छत्रसाल दशक इनकी रचना है। 10 छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का इन्होंने जसोगान किया है। ये 3 कृतियां अप्राप्त हैं: भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास। कुछ अस्फुट पद भी इनके प्राप्त होते हैं। अब
इनके जीवन से जुड़ी एक दर्दनाक कहानी हम आपको बताते हैं कि जब ये बच्चा थे तो इनकी भाभी ने कुछ कड़वे वचन बोले थे और उस कड़वे वचन इनके दिल पर इतना चोट पहुंचाए कि भूषण जी बचपन में ही घर छोड़कर चल दिए। कहा भी गया है कि भर जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता है जो बना हो कड़वी बोली से। और भूषण जी के दिल पर इतना ठेस पहुंचा, इतना चोट लगा कि ये घनश्याम जो थे अपनी गम की बांसुरी को अपने साथ लिए चल दिए, सिर्फ ये सोचकर कि इतनी बड़ी जहां में कोई तो मीत होगा, मेरे गम के बांसुरी में कोई तो गीत होगा। जब ये घर चले थे तो कोई इनके साथ नहीं था, लेकिन इनको विश्वास था कि तेरा कोई साथ न दे तो खुद से प्रीत जोड़ ले, बिछावना धरती को करके तू आकाश ओढ़ ले। और सोचिए वह बच्चा भटकता हुआ घूमते घामते उस मुकाम तक पहुंचा जो राज दरबार का एक प्रशंसित और सबसे आदर पाने वाला कवि बन गया। ये उनके संघर्ष की बड़ी ही दर्दनाक लेकिन प्रेरणादायक कहानी थी, इसलिए हमने भी आपके साथ उसे शेयर करना उचित समझा। अब आइए भूषण जी की कविता का अर्थ हम आपको समझाते हैं। इसमें वे शिवाजी की प्रशंसा करते हैं। इंद्र जिमी जंभ पर 12 जयो अंभ पर। ध्यान दीजिएगा, इंद्र जिमी जंभ पर। जंभ जो है वह जमराज को कहा जाता है। जंभ जो है जमराज को कहा जाता है। तो इंद्र जिमी जंभ पर 12 जयो अंभ पर, और 12 कहते हैं समुद्र की अग्नि को, और अंभ कहते हैं पानी को। तो जिस तरह से इंद्र जमराज पर भारी पड़ते हैं और समुद्र की अग्नि जल पर भारी पड़ता है, रावण सदंभ पर रघुकुल राज हैं। और जिस तरह से रामचंद्र जी रावण पर भारी पड़ते हैं, पवन बारी बाह पर आ शंभु रति नाह पर। पवन कहते हैं पवन देव हवा को, और बारी बाह कहते हैं बादल। जिस तरह से हवा का झोंका बादलों को तितर बितर कर देता है, और जिस तरह से भगवान शिव एक बार जब क्रोधित होकर अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो कामदेव को जलाकर भस्म कर देते हैं, वैसे ही शिवाजी भी जैसे शंकर जी कामदेव पर मजबूत हैं, पवन देव बादलों पर मजबूत हैं, जयो सहस्त्र बाहु पर राम द्विजराज हैं। और जैसे सहस्त्र बाहु राक्षस पर राजा रामचंद्र जी जो हैं, परशुराम जी जो हैं, वह आपको मजबूत पड़ते हैं, जिन्होंने अपने फरसा से उसकी भुजाओं को काट डाला था। दावा द्रम दंड पर चीता मृग झुंड पर। ध्यान दीजिए कि कहते हैं दावा कहते हैं जंगल की आग को, और द्रुम दंड कहते हैं वृक्षों की डालियों को। तो दावा द्रुम दंड पर यानी कि वृक्षों की डालियों पर जैसे जंगल का आग भारी पड़ता है, और चिताओं के झुंड पर जैसे शेर भारी पड़ता है। भूषण विदुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज हैं। वितुंड कहते हैं हाथी को, और जैसे हाथी पर शेर मजबूत पड़ता है। तेज तम अंश पर आ कान्हा जिमी कंस पर। जिस तरह से अंधकार पर उजाला मजबूत पड़ता है, और हमारे किशन कन्हैया
कंस पर मजबूत पड़ते हैं, यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज हैं। उसी तरह से मलेच्छ वंश, उस समय मलेच्छ यवनों को कहा जाता था, उन पर जो हैं हमारे शिवाजी मजबूत हैं। आपको थोड़ा सा हिंट्स दे देता हूं, इसमें विभिन्न उपमाओं के माध्यम से भूषण जी कहते हैं कि शिवाजी मलेच्छों के वंश पर यानी यमनों पर वैसे ही मजबूत हैं जैसे इंद्र जमराज पर हैं, समुद्र की अग्नि जल पर है, भगवान रामचंद्र जी रावण पर हैं, हवा बादलों पर है, शंकर जी कामदेव पर हैं, परशुराम जी सहस्त्रबाहु पर हैं, जंगल की आग पेड़ों और डालियों पर है, चीताओं के झुंड पर और हाथियों पर शेर है, और अंधेरे पर उजियाला है, और कंस पर कृष्ण जी जैसे मजबूत पड़ेंगे वैसे शिवाजी इन लोगों पर मजबूत, अपने शत्रुओं पर मजबूत पड़ेंगे। ये शिवाजी की प्रशंसा में इनका लिखा हुआ कवित है। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी इनकी कविता है जिसको कवित कहते हैं। ये छत्रसाल की प्रशंसा में ये लिखी गई है। निक्षत मयान ते मयूखे परलय भानु कैसी, आ फारे तम तोष सय गयंदन के जाल को। ध्यान दीजिए, निक्षत मयान ते मयूखे परलय भानु कैसी। जब छत्रसाल की तलवार जो है वह म्यान से निकलती है तो उसकी चमक कैसी होती है, तो प्रलयकारी सूर्य के किरणों जैसी होती है। फारे तोम से गयंदन के जाल को, और वे उस तलवार की चमक जो है जैसे रोशनी अंधेरे का नाश करती है, वैसे छत्रसाल की तलवार जो है हाथियों के झुंड को काट काट कर रख देती है। गयंदन के जाल को जैसे कोई काट देता है तलवार से, वैसे हाथियों के गर्दन को वह युद्ध भूमि में काट देते हैं। लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, लागती लपकी कंठ बैरिन के नागिन सी, आ रुद्रही रिझाव दय दय मुंडन की माल को। और वे शत्रुओं के सर को काट कर ऐसे रणभूमि में गिरा रहे हैं जैसे रावण अपने सर को काट काट कर भगवान शिव के चरणों में गिरा रहा था। लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, देखिए नाम आ गया यहां पर छत्रसाल जी का। लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहां ले बखान करूं तेरी करवाल को। कहते हैं करवाल कहते हैं तलवार को, क्षितिपाल कहते हैं माने पृथ्वी का पालन करने वाले राजा को। तो ये कहते हैं कि हे छत्रसाल महाराज, आप महाबाहुबली हैं, मैं कहां तक आपके इस तलवार का बखान यानी वर्णन करूं। प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, प्रतिभट माने शत्रु योद्धा, आ कटक कहते हैं समूह यानी सेना को, आ कटीले माने काटने वाला, आ केते माने कितने, केते माने ये उपमा अलंकार है यानी कि बहुत सा। तब प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी, आ कालिका सी किल की कलेऊ देती काल को। और ये कहते हैं कि आप शत्रुओं के को काट काट करके, न जाने कितने शत्रुओं को काट काट के रणचंडी को
यानी कि कालिका को जो है प्रसन्न करने के लिए, जिस तरह से कालिका ने, देवी कालिका ने रणभूमि में रक्त बीज का संहार किया था, राक्षसों के गर्दन को काट काट कर, उस तरह से आप इनके गर्दन को काट काट कर काल को जो है कलेवा यानी आप भोजन करा रहे हैं। यानी कि आप शत्रुओं के गर्दन को काट काट कर काल को भोजन करा रहे हैं। प्रतिभट कटक कटीले केती काटी काटी आ कालिका सी किलकी, किलकी कहते हैं किलकार, प्रसन्न होकर जो है आप काल को भोजन करा रहे हैं, शत्रुओं के गर्दन को काट काट करके चढ़ा चढ़ा कर। आइए अब आपको कविता का भावार्थ बता देते हैं, जो परीक्षा के ख्याल से आपको लिखना है। पहले कवित्व में महाकवि भूषण ने राष्ट्रनायक छत्रपति शिवाजी की महिमा का गुणगान किया है। कवि कहता है कि जिस प्रकार इंद्र का यम पर आधिपत्य है, वाराग्नि जैसे सागर के जल का समन करते रहती है, ठीक उसी प्रकार रघुकुल के राजा श्री रामचंद्र जी का घमंडी रावण पर राज है। जिस प्रकार पवन बादलों को तितर बितर कर देता है तथा भगवान शिव को कामदेव पर अधिकार प्राप्त है, जैसे सहस्त्रार्जुन पर परशुराम ने विजय पाई थी। जंगल की आग यानी दवाग्नि जिस प्रकार जंगल के वृक्षों की टहनियों को जला देती है, जिस प्रकार चीता मृग झुंड पर वार करता है, भूषण कवि कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार हाथी पर सवार हमारे छत्रपति शिवाजी मृगराज की तरह सुशोभित हो रहे हैं, यानी शेर बनकर शत्रुओं का गर्दन काट रहे हैं। दूसरे कवित्व में उन्होंने छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया है। इसमें वे राजा छत्रसाल की वीरता का सांगोपांग वर्णन करते हैं। रण क्षेत्र में छत्रसाल की तलवार प्रलयंकारी सूर्य की किरणों के समान प्रखर और प्रचंड रूप धारण कर म्यान से निकलती है। वह विशाल हाथियों के समूह जैसे गहन अंधकार को छीन भिन कर डालते हैं। कहने का भाव यह है कि गाजर मूली की भांति हाथियों को काट गिराती हैं। शत्रुओं की गर्दन से यह नागिन की तरह लपक कर जा लिपटती है। इस प्रकार देखते देखते मुंडों का ढेर लगा देती है। कवि कहता है कि हे बलिष्ठ और विशाल भुजा वाले महाराजा छत्रसाल, मैं आपकी तलवार का गुणगान कहाँ तक करूं? आपकी तलवार शत्रु योद्धाओं के कटक जाल को काट काट कर रणचंडी की भांति किलकारी भरती हुई काल को ग्रास बनाती है। प्रस्तुत कविता वीररस की है और इस कविता में युद्ध क्षेत्र का सफल चित्रण हुआ है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे। हो सकता है 1-2 दिन विलंब हो। आप अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया उसे कर लें, क्योंकि 12वीं कक्षा और 10वीं कक्षा के लिए बहुत सी तैयारियों के सामग्री लेकर हम आ रहे हैं। आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिले, आपको खोजने में कोई असुविधा न हो, इसलिए हमसे अस्थायी रिश्ता बनाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, उससे ज़्यादा पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर एक नई कविता नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।